वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य का स्पेशल एपिसोड। जब किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ ठीक होती है, देश अपने वजन की अहमियत समझता हो और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो, विकास और इंसानियत के आधार पर विकसित देशों को अपनी नीतियों में बदलाव करने पर रजामंद करता हो और दुश्मनों को ठिकाने लगाने की रणनीति पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहमति हासिल करने का हुनर जानता हो, तो वह G20 के पहले ही दिन सभी मेंबर कंट्री की सहमति के घोषणा पत्र को लेकर के आ जाता है। वह भारत कहलाता है। क्या गजब की समझदारी और शानदार कूटनीति का सबूत मोदी सरकार ने आज दुनिया के सामने रखा है। कहा जा रहा था कि G20 की अध्यक्षता से लेकर भारत ने एक बड़ा जोखिम मोल लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले से अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं। वे चाहेंगे कि भारत अपनी अगुवाई में हो रही G20 की बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए। दुनिया में अमन और बेहतरी की बात करने वाला भारत इसका सबूत दे कि वैसा व्यवहार भी वो करता है। मगर भारत ने उन्हीं देशों की सहमति से साझा घोषणा पत्र ला दिया और उसमें रूस का कहीं कोई जिक्र तक नहीं। हाँ, यूक्रेन का 4 बार उल्लेख जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में जो कहा था, उसको भारत के पक्ष के रूप में घोषणा पत्र में जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। इसके साथ घोषणा पत्र में यूक्रेन में व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति का आह्वान किया गया। इसके साथ सदस्य देशों से इलाकों पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल या किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने से बचने का आग्रह किया गया है। अगर आप इस लिहाज से देखें तो भारत ने रूस को सीधी चुनौती देने और यूक्रेन युद्ध का कसूरवार ठहराए जाने से बचा लिया है। लगे हाथ रूस को यह संकेत भी दिया है कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता उसके हमले से खंडित हुई है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मौजूदगी में शिखर बैठक को रूस पर सीधे हमले से बचाकर ले जाना मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी तो है ही। The ongoing conflict, the strong views about it, considerable time was spent, especially in the last few days, in regard to geopolitical issues, which really centered around the war in Ukraine. The question who helped, I mean, eventually everybody helped because everybody came together for the consensus. You know, many discussions going on. As you know, the foreign minister of Russia is here. The president of Turkey and Turkey and his delegation are here. UN Secretary General is here. Other people are here. So it's natural that there would be discussions going on this. विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। आज अरसत में मैं आपको G20 के भीतर जो कुछ भी हुआ है उसको बारी बारी से समझाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक समझ के जरिए जितने बड़े बड़े फैसले करा लिए और सब पर सहमति ले ली, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ।
यह पहली बार है कि हिंदुस्तान अपने यहाँ बतौर अध्यक्ष G20 की अगुवाई कर रहा है, उसका आयोजन कर रहा है। ये पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम के नीचे भारत लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में इंडिया लिखा रहता था। ये पहली बार है कि राष्ट्रपति ने रात में जो भोज दिया उसमें आमंत्रण में भी राष्ट्रपति भारत था, और आज जितने भी वहाँ पेपर पड़े हुए थे मेनू कार्ड के लिए, वहाँ भी राष्ट्रपति भारत लिखा हुआ था। पहली बात जो हमने आपको ये बताई कि किस तरीके से भारत ने रूस का जिक्र किए बगैर सभी 20 जो सदस्य देश हैं उनकी सहमति ली और घोषणा पत्र जारी किया गया। 37 पन्नों के इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिनका धीरे धीरे मैं आपको जिक्र करता रहूँगा। जो पहली बात रही है, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, वीना सीकरी जी जो आप पूर्व राजनयिक हैं, और आलोक मेहता जी जो हमारे संपादक हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आप। वीना जी, रूस का कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। यूक्रेन का 4 बार मेंशन है। यह डर बार बार था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि रूस के चलते एक प्रेशर होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के भारत के ऊपर, और वो बिना रूस के मेंशन के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर राज़ी नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हो गया, और यह अपने आप में एक बड़ा कमाल है। ये कैसे संभव हुआ होगा, और हिंदुस्तान की यह कितनी बड़ी कामयाबी है। ये तो बात वाकई भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया है पूरे कंसेंसस के साथ, और इसमें कोई फुटनोट नहीं है। किसी ने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा कि, किसी देश ने नहीं कहा कि इस पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूँ या उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। पूरे डॉक्यूमेंट में 83 पैराग्राफ्स का डॉक्यूमेंट है, 83 पैराग्राफ हैं उसमें। किसी ने कोई भी जिक्र नहीं किया ना। ये एक बहुत ही हमारे डिप्लोमेसी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, शेरपा, सब के लिए बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है उन्होंने। ये कैसे हुआ? अब मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट की बात कही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसको लेके एक इतना ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है कि कोई किसी का समर्थक नहीं है, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अन्य देशों के लोगों से इंडिविजुअली बात करके, मंत्री ने जाके विजिट किया, सब देशों को विजिट किया, और इसलिए ये सहमति की कि एक पैराग्राफ यूक्रेन पे ज़रूर होना है। आपको याद होगा कि पिछले महीनों में जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई G20 की, या वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, या जो भी अधि मंत्री लेवल पे बैठक हुई, उसमें कोई भी पैराग्राफ यूक्रेन पे उस पर सहमति नहीं हुई, और हर बार स्टेटमेंट बाय द चेयर हुआ था और जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया। तो इसलिए उम्मीद और डर ये था कि G20 समिट में भी यही रहेगा, और अन्य देशों ने 10 महीने निकल गए, फिर भी उन्होंने कभी एक बार भी अपनी सहमति नहीं जताई। इस बार भी यही होगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ। शेरपा ने कहा कि यूक्रेन के पैराग्राफ को निगोशिएट करने के लिए 200 घंटे लगे, मतलब करते। मेरा ख्याल ये है कि इस पैराग्राफ में ये सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा कि रशियन अग्रेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम रशियन अग्रेशन का जिक्र नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में कि ये एक पहला कदम है शायद कि यूक्रेन में कुछ समझौता हो जाए, यूक्रेन पे कुछ समझौता हो जाए। पहला कदम है कि शायद कुछ बैठक हो, पीस डायलॉग हो, डायलॉग और डिप्लोमेसी का राह सब लोग स्वीकार करें। लगता है कि शायद, क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि हम रशियन एग्रेशन ये वीना सीकरी जी मान रही हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि जब आप रजामंदी के साथ उन देशों की सदस्यता जिस मंच पर हो, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो उन देशों की मौजूदगी में, उन देशों की रजामंदी के साथ आप यह कहलवा लेते हैं, यह घोषणा पत्र निकलवा लेते हैं
कि रूस के आक्रमण का यूक्रेन के ऊपर कोई जिक्र नहीं होगा। यूक्रेन के बारे में हम ज़रूर चिंता करेंगे, तो वो चिंता की अपनी जगह रही, लेकिन रूस के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और यही मसला पिछली बार जब इंडोनेशिया अध्यक्ष था तो नहीं दूर हो पाया था और असहमति बनी रह गई थी। आज हिंदुस्तान में आकर के, दिल्ली में आकर के वो सहमति तैयार हो गई। एक मुल्क जब अपनी जगह समझता है और अपना असर डालता है तो इतने बड़े बदलाव भी हो जाते हैं और यह बदलाव बहुत बड़े माने जाएंगे। आप अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा है। अगर आप घोषणा पत्र को देखें तो आतंकवाद का एक बड़े खतरे के तौर पर दिखना लाजमी सा यहाँ नज़र आता है। 83 पैरा के घोषणा पत्र में आतंकवाद का 9 बार जिक्र है। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति तैयार करने में कामयाबी मिली। इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ मिलकर के हम लड़ेंगे, उसकी नकेल कसेंगे, मतलब साफ है कि G20 की बैठक में पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ एक्शन लेने की ज़मीन भारत ने तैयार करवा ली है। IFTF के नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। IFTF आप यूँ समझिए कि वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ अपनी भूमिका सक्रिय निभाते हैं और उनको उस आधार पर रेटिंग मिलती है। अगर आप सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं तो आपकी रेटिंग ख़राब होती चली जाती है, आप ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जो कर्ज मिलता है या देशों से वो मिलना बंद हो जाता है। इस आधार पर भारत ने G25 को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान सुनिए। Counter terrorism, what happens? I would draw your attention to paragraphs 74 and 75 of the leaders' declaration. 75 speaks about the role of the FATF because clearly the financing of terrorism is a very strong concern which the entire international community, not just the G20, shares. The 74 deals with illicit trafficking and diversion of small arms and light weapons. So I think these are concerns. So within the G20, I think these conversations are quite helpful. But obviously in terms of policy action, they will be carried into their particular mechanisms and forums which focus on the issue. आतंकवाद और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इन दोनों का जिक्र 74वें और 75वें पैरा में किया गया है घोषणा पत्र के। आलोक जी और मैं इस पर आपसे जानना चाहता हूं और वीना जी आपसे भी, FATF और टेररिज्म को पनाह देने वाले देश और FATF के जो नियम कायदे हैं वो मजबूती से लागू किए जाएं, इन दोनों पर सहमति तैयार करवा करके हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितना और किस तरीके से घेर लिया है? देखिए राणा जी, मेरा ऐसा मानना है कि न केवल पाकिस्तान बल्कि ऐसे और देश भी जहां पर जिनके ऊपर गंभीर आरोप हों और जो जैसे खालिस्तान का जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने माना भी है, क्योंकि खालिस्तान को भी पाकिस्तान माने खालिस्तान की बात करके ऐसे ही लोगों को पाकिस्तान ही बढ़ावा देता रहा। वो यदि ब्रिटेन में जाकर छुप जाएं, वो जाकर के छुप जाएं या वहाँ सक्रिय रहें या कनाडा में जाकर सक्रिय हो जाएं, उनके लिए भी इसमें एक मैसेज है। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, बीना जी हमारी बहुत सीनियर डिप्लोमेट रही हैं। 83 में जब नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस हुआ गुट निरपेक्ष का विज्ञान भवन में, मैं भी वहाँ मौजूद था और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय रूस की लॉबी अलग कुछ काम कर रही थी, अमेरिकन लॉबी कुछ देशों को कि भाई इसमें इस तरह का कोई डिक्लेरेशन में क्या चीज़ हमारे अनुकूल हो सके। एक देश, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके जो प्रमुख है इतने भारत से अच्छे संबंध होने के बाद भी उन्होंने कहा हमारे प्रतिद्वंदी को पहले बोलने दिया, मैं बायकाट करके घर जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से उनको बैकडोर में नटवर सिंह जी, आज भी यदि कोई उनसे बात करने जाएगा तो बता देगा। तो ऐसी स्थिति में इन सब देशों को जो परस्पर विपरीत विचार वाले भी हों, रूस, चीन और अमेरिका और यूरोप,
दो अलग अलग खेमों को उन सबकी सहमति लेना, अफ्रीका को जोड़ना, इस दृष्टि से आतंकवाद के खिलाफ और अन्य सभी ऐसे मुद्दों पर हमारे ज़मीन पर वो अतिक्रमण न करे, कहीं किसी की संप्रभुता को नुकसान न पहुंचाए। ये केवल रूस और यूक्रेन के लिए नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान के लिए भी है, जो इस तरह की हरकतें भारत के खिलाफ करता है। तो इस दृष्टि से ये डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है। वीना जी, ये जो पैराग्राफ है टेररिज्म पे, जो हमारे विदेश मंत्री ने अभी इसका जिक्र किया है, ये सोचना कि चीन और तुर्की जो खास पाकिस्तान के मित्र हैं, और चीन तो उनके ऑल वेदर फ्रेंड कहलाते हैं, और तुर्की भी उनकी हर चीज़ में तुर्की उनका पाकिस्तान का साथ देता है, उनकी मौजूदगी में ये पैराग्राफ का स्वीकारी होना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल हमारी डिप्लोमेटिक एबिलिटी, निगोशिएटिंग कैपेसिटी की सफलता की बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है। और अब जो है हमें भारत के लिए यही फोकस रहना चाहिए कि इन सब जो पैराग्राफ्स में पॉइंट्स आए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, कि अगर कोई वाकई ऐसे आए कि पाकिस्तान किसी को पनाह दे रहा है, खालिस्तान हो या कोई भी हो, ये पैराग्राफ के ज़रिए हम G20 कंट्री को कह सकते हैं कि चलिए हम इकट्ठे चल के UN में या कहीं सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं और इस पर एक्शन लेते हैं। तो जो अब ये 83 पैराग्राफ्स का डॉक्यूमेंट आया है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और हम अब हमारे 2-3 महीने रह गए हैं हमारी प्रेसिडेंसी की, उसके बाद ब्राज़ील 1 दिसंबर के बाद ब्राज़ील प्रेसिडेंट बनेगा, और उससे पहले हम ब्राज़ील के साथ बैठ के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं और प्लान भी कर सकते हैं कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंसी के दौरान, और ब्राज़ील बड़ा मित्र देश है भारत का, ब्राज़ील के प्रेसिडेंसी के दौरान हम कैसे कैसे इन चीज़ों की इम्प्लीमेंट करेंगे और इनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि ये नहीं कि भारत दिल्ली में ये डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद लोग भूल जाएं, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसलिए यही मैंने कहा जैसे यूक्रेन के बारे में कि शायद ये एक पहला कदम हो निगोशिएटेड एंड ऑफ द वॉर के लिए या निगोशिएटेड डायलॉग के लिए। और इसी भी ये टेररिज्म के बारे में वीना जी ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है। आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ मिलकर के काम करेंगे और FATF का जो नियम कायदा है उसको सख्ती से लागू करेंगे। इन दोनों पर सहमति बनाना चीन और टर्की दोनों की मौजूदगी में, चीन और टर्की ये दोनों ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के समर्थक माने जाते हैं। और इस बार चूँकि जब तक बैठकें अलग अलग शहरों में चलती नहीं भारत के, अभी शिखर बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बैठक चलती रही है, जो शेरपा लेवल की बैठक होती है। जब कश्मीर में बैठक थी तो उसमें न चीन आया था न टर्की आया था, इस बात का संकेत देने के लिए कि हम कश्मीर में आपके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान की बात को मानते हैं। और इन दोनों की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ घोषणा पत्र में जगह दिलवा देना यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी रही है। तो वीना जी, आपने अपनी बात बहुत साफगोई से रखी है। मुझे लगता है कि आपकी बात को हमारे दर्शक समझते होंगे। और मोदी सरकार ने राजनयिक और कूटनीतिक लिहाज से हिंदुस्तान के हक में जो कामयाबियां ला करके डाली हैं उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी। शुक्रिया। रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आने और आतंकवाद को पनाह देने वालों के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई करने जैसे मुद्दों पर G20 शिखर बैठक की सहमति के जरिए दुनिया को भारत ने यह संकेत भी दिया कि वह अब एक ग्लोबल लीडर की हैसियत हासिल कर चुका है। अपनी बातें अन्य देशों को समझाना और उन्हें सहमत कराना उसे आ गया है। G20 में एक और बड़ी कामयाबी के बारे में आपको जानना चाहिए, और वो है कि दुनिया में कमज़ोर और विकासशील देशों का एक समूह है जिसको आप ग्लोबल साउथ कहते हैं। आजकल आप उसका जिक्र लगातार सुनते रहते होंगे। ग्लोबल साउथ कोई ज्योग्राफिकल इलाका नहीं है कि एक हिस्से में जो देश रहते हैं उनको आप ग्लोबल साउथ कहेंगे, लेकिन जो कमज़ोर देश हैं, जो विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं, जहां रोजी रोटी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य का संकट खड़ा रहता है, उन देशों को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। और उन ग्लोबल साउथ देशों में एक बड़ी जमात अफ्रीका के देशों की है। अफ्रीका के देशों का एक मंच है जिसको आप अफ्रीकन यूनियन कहते हैं। इस यूनियन में अफ्रीका के 55 देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहल से इस बार अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का सबसे मजबूत आवाज़ भारत बन चुका है।
यानी कि दुनिया में एक बड़ी जमात देशों की जो है वो भारत के साथ अब खड़ी हो रही है, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनको जो पहले नहीं सुना जाता था, अब सुने जाने की गुंजाइश हिंदुस्तान ने अपने ज़रिए पैदा की है। और सदस्यता को जैसे ही हरी झंडी मिली, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असुमानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। वो भावुक हो गए। अफ्रीकी देश कर्ज और भूख के संकट से जूझते रहे हैं। ऐसे में G20 की सदस्यता मिलने से विकास की समावेशी योजना का वे हिस्सा बनेंगे। अफ्रीकी देशों के कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर उन्हें राहत देने और विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए G20 के जरिए भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF के नियमों में ज़रूरी बदलाव करने के लिए कहा है या इस तरह की योजना तैयार करवाई है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूत करने, उन्हें बेहतर, बड़ा और ज़्यादा कारगर बनाने को घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, G20 की बैठक में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसे कॉरिडोर का आइडिया निकाला है जो चीन को चारों खाने चित कर देगा। G20 की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बायलैटरल मीटिंग की थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। तय ये हुआ कि भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की जानी चाहिए। यानी कि वे देश जो इससे जुड़ेंगे उनके बीच रेल मार्ग, सड़क मार्ग और बंदरगाहों का एक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इससे समय, लागत और ईंधन की बचत तो होगी ही, खाड़ी से लेकर के यूरोप तक एनर्जी और ट्रेड के फ्लो में मदद मिलेगी। इस कॉरिडोर की घोषणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अलग तरह का कद दिया और घोषणा भी उन्होंने खुद की। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। दिल्ली डिक्लेरेशन में जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, उससे भारत, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा
कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो संकल्प है, हम उसी तरह के सहयोग और साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि कुछ महीने पहले यह घोषणा की गई थी कि अमेरिका आर्थिक गलियारों में निवेश करने के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करेगा। कहने का मतलब ये कि अमेरिका को ऐसा गलियारा मिलेगा जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है और भारत अपने बाज़ार से मध्य पूर्व से लेकर के यूरोप तक जो देश हैं उनको जोड़ने में कामयाबी हासिल कर लेगा। इसका जो उल्टा असर है वह चीन पर पड़ेगा। उसकी जो खरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको वन बेल्ट वन रोड कहते हैं, दुनिया भर को अपने बाज़ार के साथ जोड़ने के लिए रेल, रोड और बंदरगाहों का एक जाल खड़ा करने का, उस पर जिस पर चीन ने बेहिसाब खर्च किया है, एक बड़ी चोट है ये। और चीन का प्रोजेक्ट घाटे का सौदा साबित होगा इस कॉरिडोर के चलने के बाद। 10 साल के भीतर इस कॉरिडोर को पूरा कर लिए जाने की योजना है। एक तीर से कई निशाने मोदी ने साधे हैं और बाइडेन के साथ इस कॉरिडोर का एक योजना लेकर के चीन को बहुत बड़ी पटखनी या झटका दिया है। अब जो मोटी मोटी बातें G20 की मैंने आपको समझाई कि रूस का जिक्र नहीं किया गया, यूक्रेन युद्ध का जिक्र हुआ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सहमति बनी, पाकिस्तान उस निशाने पर रहा, इकॉनमिक कॉरिडोर 10 साल के भीतर बनाया जाएगा जो सऊदी अरब, यूएई से लेकर के इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय देशों तक जाएगा। उससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। अफ्रीकन देशों को ला करके परमानेंट मेंबर बनाएगा G20 का। इससे जो 55 अफ्रीकी देशों का संगठन समूह है, जिसको आप अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, उसका समर्थन भारत को सीधे मिला। और तमाम तरह की आशंकाओं के बावजूद सहमति के साथ घोषणा पत्र, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है, वह जारी किया गया। भारत की यह बड़ी कामयाबी G20 के मंच से है। अब आलोक जी, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ लास्ट कमेंट के लिए। इस बैठक को जो पहले दिन की है, कल जो बैठक होगी वो फ्यूचर पे होगी। आज वन अर्थ वन फैमिली पे हो गई, अब फ्यूचर वन उस पर कल होगी। आज की बैठक किस तरीके से रही? राणा जी, आज की बैठक ऐतिहासिक है और भविष्य का रास्ता भी खोलती है। पहले सोवियत संघ जब था, या चीन और अमेरिका, वो अगले 50 वर्षों की योजनाओं पर काम करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल इस सम्मेलन को न कहें, मैं तो ये मानता हूँ कि 10 वर्षों में जो तैयारी की वो अगले आने वाले 50 वर्ष के लिए, शताब्दी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 50 वर्ष की एक योजना है। जैसा आपने कहा, आर्थिक कॉरिडोर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, दूसरे देश की संप्रभुता में कहीं कोई हस्तक्षेप न हो, पर्यावरण की संरक्षण किया जाए, उन देशों में औद्योगिकरण के साथ साथ डिजिटलीकरण की बात हो। ये जो एक संदेश आज गया है, ये ऐतिहासिक है और भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए विश्व की बधाई मिलती रहेगी। G20 की बैठक, राष्ट्रपति ने आज भोज का आयोजन रखा। मौसम दिल्ली का बहुत अच्छा रहा, हल्की फुल्की बारिश भी हुई। जगमग सा जो भारत मंडपम है, उसको देख करके जितने भी मेहमान आए हैं उनको हिंदुस्तान की एक समझ तो हुई होगी। और आज जिस तरीके से G20 में डिक्लेरेशन दिल्ली का प्रधानमंत्री मोदी ने करवा लिया, उससे हिंदुस्तान की हैसियत और उसकी जो दुनियादारी की समझ है, कूटनीति, राजनयिक मामलों की, वह भी आज पूरे संसार ने देखा है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर सोमवार को होती है। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।